नमस्कार दोस्तों, अभी एक व्यक्ति ही दिख रहा है। आज संडे है, संडे के दिन हमने एक बुक जर्नल के पृष्ठ पे नया एक तरीके से नया आप कॉलम या कह सकते हैं एक नया क्या कहा जाएगा उसे, एक नया तरीके का इवेंट चालू करने वाले हैं। इसमें हम कभी-कभी जो लेखक इच्छुक होंगे उनसे उनकी किताबों के ऊपर बातचीत करेंगे। जनरली एक बुक जर्नल टेक्स्ट प्रेफ़र करता है, जैसे आपने हमारे इंटरव्यूज़ वगैरह भी देखे होंगे, तो वीडियो फ़ॉर्मेट में हम कम ही आते हैं। जनरली टेक्स्ट में बात करना थोड़ा ईज़ी लगता है, तो हम उसको प्रेफ़र करते हैं। लेकिन ये एक नया हमने कोशिश करी है। उम्मीद है ये फ़ॉर्मेट भी आप लोगों को उतना ही पसंद आएगा, जितने हमारे टेक्स्ट इंटरव्यूज़ आपको पसंद आते हैं। अगर आप हमें देख पा रहे हैं, तो कमेंट के माध्यम से हमें बताएँ। नीलेश पंवार जी ने हेलो बुक जर्नल कहा है। धन्यवाद नीलेश पंवार जी स्ट्रीम में जुड़ने के लिए। हमारे साथ आज देवेंद्र पांडे जी हैं। कुछ और लोग आते हैं तो फिर हम ये शुरू करते हैं। इससे पहले मैं और देवेंद्र प्रसाद जी, मैं खुद कन्फ्यूज़ हो गया। देवेंद्र प्रसाद जी हैं। थोड़ा नर्वसनेस भी है क्योंकि ये पहला हमारा लाइव है, तो थोड़ा बहुत गलती जो भी हो उसे आप माफ़ कर दीजिएगा। आगे जाके थोड़ा जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो थोड़ा और बेहतर चीज़ें होंगी। तो देवेंद्र प्रसाद जी से धन्यवाद नीलेश जी। हम भी आप हमारे फ़ैन हैं जान के अच्छा लगा। देवेंद्र प्रसाद जी की जहाँ तक बात की जाए तो मेरा और नमस्कार भूमि जी, लाइव पे आप आए, अच्छा लगा। देवेंद्र प्रसाद जी की बात की जाए तो उनका और मेरा जो संबंध है बहुत पुराना है। हम कॉलेज के समय से हम दोस्त रहे हैं और लेखन भी उन्होंने मतलब सामने ही, जब उनका जो पहला उपन्यास था उसमें उपस्थिति मेरी भी थोड़ा बहुत दर्ज कराई थी उन्होंने। उनकी आदत है कि वो अपने उपन्यासों में अक्सर जो उनके दोस्त हैं उन्हीं को नाम लेके किरदार रचते हैं। तो मेरा ये एक सौभाग्य टाइप का था कि उन्होंने मेरा नाम भी वो एक किरदार के रूप में रखा था और जिस यात्रा के ऊपर उपन्यास था वो भी हमने साथ में मिलके करी थी। तो इसलिए उनसे बेहतर इस जो नया हम इवेंट ये चालू कर रहे हैं, शुरुआत के लिए कोई था नहीं। अगर बात की जाए तो उनका जो पहला उपन्यास था उसे आए हुए काफ़ी 4-5 साल हो चुके हैं और अभी उनका जो ये है, ये 13वीं पुस्तक है और फ्लाई ड्रीम से ये पुस्तक है शायद से। छठी। हाँ, और इससे पहले उनकी पुस्तक रहस्यमय सफ़र फ्लाई ड्रीम्स प्रकाशन से आई थी और उसके बाद अभी ये अभिशप्त रूपकुंड आया है। मेरा स्वास्थ्य अच्छा है दिलेश जी, उम्मीद है आप भी अच्छे होंगे। अ, तो चूँकि लोग धीरे-धीरे जुड़ रहे हैं, तो बातचीत तो हमारी चलती रहेगी आगे। मुख्य जब कुछ लोग आ जाएँगे तो फिर उसके बाद हम मुख्य बातचीत पे जाएँगे ताकि हमको बार-बार रिपीट ना करना पड़े। तब तक आपकी पिछली पुस्तकों पर बात कर लेते हैं। आपकी पहली पुस्तक जो थी वो चुड़ैलों की घाटी थी। उसके बाद कहानी संग्रह आया आपका। खौफ कदमों के हट। उस हाँ, उसके बाद से आपके उपन्यास ही आ रहे हैं। हुँ। तो कहानियाँ कुछ प्रतिलिपि पे मैंने पढ़ी हैं, तो कहानी संग्रह आपका अगला कब आ रहा है? इसके बारे में अगर कुछ बताएँ? कहानी संग्रह की बात करूँ तो विकास जी जो अगली आने वाली है वो हॉरर नहीं होगी। वो एक ओके, सामाजिक कहानियों का कुछ कलेक्शन है। तो मैं जी, उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट ईयर तक आ जानी चाहिए। ओके। अच्छा, तो 3 लोग हमारे दिख रहे हैं लाइव में। तो बातचीत हमको लगता है शुरू कर देनी चाहिए। तो आज जो है हम अभिशप्त रूपकुंड के बारे में बात करने के लिए इधर हैं, मौजूद हैं। अभिशप्त रूपकुंड में एक टाइटल जो है, एक तो अभिशप्त है और एक रूपकुंड है। और रूपकुंड जो है, क्योंकि देवेंद्र जी उत्तराखंड से आते हैं और रूपकुंड उत्तराखंड की एक प्रसिद्ध जगह भी है, जहाँ आपको नरकंकाल दिखते हैं और इस अभिशप्त रूपकुंड में भी ऐसा एक कुंड है जिसमें नरकंकाल मौजूद रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो उपन्यास लिखने का ख़्याल है, उन्हें कब आया और कैसे आया?
हाँ, विकास भाई, जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड की जो भूमि है रहस्यों से भरी हुई है। जी, अ, ये सभी जानते हैं कि देवताओं की भूमि तो के नाम से सभी जानते हैं, पर जो यहाँ रहस्य भरे पड़े हैं, तो उन रहस्यों को मैं अपनी कहानियों के माध्यम से लाने की कोशिश करता हूँ। तो बात करें मेरी पहली जो नोवेला थी, चुड़ैलों की घाटी हो या कब्रिस्तान वाली चुड़ैल या स्टोरी कलेक्शन हो खौफ कदमों की आहट। तो इन सभी कहानियों में मतलब मैंने कोशिश की है कि यहाँ की संस्कृति और जो इनका इतिहास रहा है, उसको बेस बनाकर कहानी का रूप देने का। तो अभी कुछ सालों से मैं एक सॉरी रूपकुंड के बारे में जानना चाह रहा था, तो इसके लिए काफ़ी मतलब मैंने रिसर्च किया, विकिपीडिया वगैरह और खुद वहाँ तो मैं नहीं गया उस जगह पर काफ़ी सारी जानकारी इतनी मिल गई कि मुझे लगा कि इस चीज़ को ना बाहर लाना चाहिए कि ऐसी भी कोई जगह है, जो मतलब लोग उसके बारे में जानें। तो बेसिकली जो रूपकुंड है, एक ये चमोली ज़िले में आता है जी, और वहाँ तकरीबन 600 से 700 नर कंकाल हैं, जिनकी 7-8 साढ़े 7 फुट के आसपास हाइट है। तो आज जी, के ज़माने में इतने बड़े नर कंकाल मिलना एक बहुत बड़ी बात है और जी, तकरीबन ये 1942 में कोई एक रेंजर हुआ करते थे, एचके माधवाल जी। उन्हों जी, उन्होंने वो चीज़ मतलब ये जगह खोजी थी, जो रूपकुंड है। जी, और फिर 1960 के आसपास लोगों ने जो भी हमारे देश के साइंटिस्ट वगैरह हैं, तो कार्बन डेटिंग से ये पता चला कि जो नर कंकाल है, 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच की हैं। जी, फिर तकरीबन कुछ दिनों तक रिसर्च बंद रहा क्योंकि उन चीज़ों से ज़्यादा छेड़खानी के लिए अलाउ नहीं किया गया था क्योंकि एक धरोहर टाइप की होगी। तो जी, तकरीबन 2004 में यूरोप और इंडिया ने मतलब दोनों ने मिलकर उस जगह का दौरा किया और जी, हमारे कुछ साइंटिस्ट थे जैसे पुणे और हैदराबाद और लंदन के, तो तीनों जी, ने मिलकर साझा मतलब सर्वे रिपोर्ट पेश किया। तो उन्होंने मतलब ये बताया कि 600 से तकरीबन 800 नर कंकाल हैं और इन सभी की मृत्यु मतलब कैसे हुई? तो उन्होंने जब आकलन किया तो बताया गया कि जो गेंद की आकार होती है ना क्रिकेट बॉल, जी, जी, उसके साइज़ का वो ओला ओले ओले जी, ओलावृष्टि बोलते हैं जिसे, वो उनके जी, ऊपर जी, गिरा और खोपड़ी में अभी भी वो जो डीएनए ये सब रिपोर्ट किया इन्होंने तो वो उस आकार में वो दिखा है, छेद है, जितने भी हैं तो उस वजह से मरे हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक आपदा जो जी, इस तरीके और लेकिन जी, कुछ कुछ लोगों का ना जैसे जानते हो कि अनेक मत होती हैं मतलब कुछ अलग-अलग कहानियाँ चलती हैं, एक मत से कोई भी सहमत नहीं होता है। जी, तो वहाँ ऐसा बताते हैं कि इस झील के पास नंदा देवी का एक छोटा कोई मंदिर है और जी, एक कोई राजा-रानी थे, उन्होंने फैसला किया कि हम इनके दर्शन करने चलते हैं। जी, तो जब वहाँ जाने लगे तो एक्चुअली उनको दर्शन अकेले करना था मतलब एक साथ जोड़े में करना था दर्शन। पर चूँकि राजा थे वो, तो उन्होंने सोचा क्यों ना जी, हम थोड़ा दिखावा करें, गाजे-बाजे के साथ जाते हैं। और वो जी, ढोल, गाजे-बाजे लेकर वो चढ़ाई उन्होंने शुरू कर दी और मतलब पूरा हल्ला मचाते मतलब जिसको कहते हैं आजकल के लैंग्वेज में शो ऑफ करना। जी, तो उससे बोलते हैं कि वहाँ की जो देवी थी, नंदा देवी वो रुष्ट हो गईं और उन्होंने फिर वो ओलावृष्टि किया था जिसकी वजह से स जितने भी उस यात्रा में गए थे, सबकी डेथ हो गई थी। जी। ये तो बहुत रोचक आपने कहानी बताई है। उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी ये पहली बार सुनने को मिला होगा और ये जानेंगे। अभी हम और उपन्यास के बारे में और चीज़ें जानेंगे। उससे पहले मैं कुछ हमारे कमेंट्स आए हैं वो पढ़ लेता हूँ। अ, विक्रम जी बोलते हैं दोनों महानुभावों को नमस्कार। नमस्कार विक्रम जी। फ्लाइडेंस नमस्कार। पब्लिकेशंस की तरफ से आया है नमस्कार विकास जी और देवेंद्र प्रसाद जी। नमस्कार फ्लाइडेंस पब्लिकेशन। ज्योति जी का आया है हेलो सर, नमस्कार मैम। और कौशल प्रसाद जी का आया है हाय देव सर। तो वो तो देव ही उनको हाय करे तो बेहतर। मेरी तरफ से भी हाय कौशल जी। नमस्कार मैं जी। और नीलेश जी ने एक प्रश्न पूछा है तो प्रश्नों का मैं ये कहता हूँ कि आप कमेंट्स में अपने प्रश्न रखिए। आप अपने कमेंट्स में अपने प्रश्न दे सकते हैं हमें। हम प्रश्न एक साथ ही लास्ट में ले लेंगे जब हम इस सेशन को खत्म करेंगे तो फिर एक साथ आपके सारे प्रश्नों को लेंगे। तो उससे क्या है कि कन्वर्सेशन का फ्लो भी बाधित नहीं होगा, सारे प्रश्न भी लिए जा सकेंगे। तो जहाँ तक आपने बताया, आपने रूपकुंड के इतिहास के बारे में बताया और इसके बाद तो अब रूपकुंड का जो मुख्य किरदार हैं, वो अटल और निशा हैं। अटल और निशा से हम रहस्यमय सफ़र पे भी मिल चुके हैं। तो ये वही अटल और निशा हैं या अलग हैं? पहले तो यही क्लियर कीजिए।
और दूसरी ये बात कि अगर कोई पाठक है वो रूपकुंड पढ़ना चाहता है तो क्या उसे उससे पहले रहस्यमय सफर भी पढ़ना पड़ेगा या रूपकुंड डायरेक्ट स्टार्ट कर सकता है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि जो आपने ज़िक्र किया, अटल पैन्यूली और निशा थापा, ये 2 मेन जी, कैरेक्टर हैं, जिनकी जी, शुरुआत रहस्यमयी सफ़र से हुई थी। जी, और उम, बात करूँ अभिशप्त रूपकुंड की, तो ये दोनों उपन्यास देखा जाए तो कनेक्टेड हैं, पर ऐसा नहीं है कह सकते कि आपको अभिशप्त रूपकुंड पढ़ना है, तो रहस्यमयी सफ़र पढ़ना ही होगा। ये अपने आप में एक कंप्लीट कहानी है। मतलब जी, रहस्यमयी सफ़र कहानी खत्म हो जाती है, तो एक नया अध्याय शुरू होता है अभिशप्त रूपकुंड में। जी। ठीक, मतलब तो इसे एज़ अ स्टैंड अलोन भी पढ़ा जा सकता है। हाँ जी, बिल्कुल। ऐसा लेकिन नहीं है पूरा अब मज़ा लेना हो तो रहस्यमय सफ़र पढ़ते हो। पढ़ लें तो अच्छा रहेगा। हाँ, अभिशप्त रूपकुंड का पढ़ने के बाद भी रहस्यमयी सफ़र पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि अच्छा, पहले वो पढ़ना ज़रूरी है। जी, पर हालाँकि जिन्होंने रहस्यमयी सफ़र पढ़ा है पहले, तो अटल जी, पैन्यूली और निशा थापा को कैरेक्टर को अच्छे से जानते हैं। जी। तो इसलिए उनमें उत्सुकता ज़्यादा मिलेगी देखने को। अटल के तो फैन हैं, अटल के फैन तो प्रतिलिपि की तरफ से ही हैं, जब बिल्कुल। उपन्यास के अंश प्रतिलिपि पे ये आते थे तो अटल तब से ही फैन हैं। रियल कैरेक्टर है, जैसा कि आपको पता हो, वो रियल कैरेक्टर है। ऐसा नहीं कि वो जी, जी, काल्पनिक है। जी। वो तो मैंने जैसे शुरुआत में बताया था कि देवेंद्र जी अपने दोस्तों को ही मुख्य किरदार, साइड किरदार, सब तरीके के किरदार अपने दोस्तों के ही बनाना पसंद करते हैं। उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी ले लेते हैं कई बार, तो वो तो है ही। अच्छा, ये तो मुख्य किरदारों की बात हो गई। अब अभिशप्त रूप कुंड है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें कोई शाप भी है और क्योंकि ये हॉरर उपन्यास है, तो पारलौकिक इसमें तत्व भी होंगे ही। तो अब जैसे क्या हो जाता है कि जैसे अब इसमें किस तरीके के पारलौकिक क्रिएचर्स जो हैं देखने को मिलेंगे पाठकों को? क्या इसमें भूत-प्रेत ही हैं या उत्तराखंड के लोक कथाओं में कि किन्हीं होता है कि हर जगह के क्या होते हैं, अगर हम पारलौकिक जीवों के भी बारे में बात करें जाए, तो अगर अलग-अलग जगह हैं, वहाँ के जो जीव होंगे, पारलौकिक जीव होंगे, उनकी अलग-अलग कहानियाँ जुड़ी होती हैं। वो मतलब सेम नहीं होता है। पिशाच भी होगा तो अलग ही होगा, उत्तराखंड के जैसे मसान हो गया और भी कई चीज़ें होती हैं। तो इसमें क्या आपने उत्तराखंड की जो लोक कथाएँ हैं और उनसे भी कुछ क्रिएचर्स लिए हैं और उसका छौका भी अपने कथानक में लगाया? मैं बताना चाहूँगा कि ये जो अभिशप्त रूपकुंड कहानी है, जी, तो ये जो उत्तराखंड की लोक कथाएँ हैं, उससे प्रेरित होकर लिखा है मैंने। तो ज़ाहिर-सी बात जी, है, मैंने इसमें कुछ कैरेक्टर्स खुद काल्पनिक तौर से भी बनाया है और जी, लेकिन मेन जो स्टोरी है, उससे रिलेट करते हुए। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, इसमें जो मैंने कल्पना जोड़ा है। कल्पना मैंने वास्तविकता ये है जी, कि रूपकुंड में नरकंकाल हैं, जैसा कि मैंने बताया, वो तकरीबन 600 से 800 साल जी, जी, पुराने हैं और 7 से 8 फुट के जी, हैं। लेकिन जी, मैंने अपनी में ये बताया है कि हर अमावस की रात में वो जागृत हो जाते हैं और जी। पूरी रात वो नृत्य करते हैं। जागृत इन द सेंस कि मतलब वो जो मृत्यु के समय जैसा उनका शरीर था, वही स्वभाव हाँ, प्राप्त कर वो और प्राप्त पूरी कर रात लेते हैं। रे नृत्य चलता है और सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वो दोबारा नरकंकाल में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है? जी। तो हालाँकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन कहानी को क्या है कि कंप्लीट करने के लिए थोड़ा-सा कल्पना भी दिखाया है मैंने। और मैं हाँ, बात करूँ काल्पनिक है अभी तो बात उसमें की तो लगता ही है। उम, जी, जी, जी। अ, अभी जैसे कि बात की आपने लोक कथाओं की, तो लोक कथाओं जी, में आपने सुना होगा कि बाण की टोली होती है एक। जी, बहुत कम जी, लोगों को मतलब जो उत्तराखंड से बिलॉन्ग करते हैं, उन लोगों को क्लियर पता होगा कि जी, बाण की टोली में क्या होता है कि गोलजू देवता सबसे आगे चलते हैं और उनके साथ जितने भी देवता होते हैं, उनके साथ उस मंडली में शामिल होते हैं। और एक जी, चलती है भूतों की टोली। भूतों की टोली जी, मतलब जो भी उस रास्ते में मिलेगा, उसको मार के अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। और जी, कुछ इस तरह का बोलते हैं बाटा का बाट, अबाटा का बाट। मतलब जो बाट मतलब रास्ता, जो रास्ते से है हट जाओ, जो रास्ते में नहीं है तो इस तरीके से। और दो देव वो जो प्रेतों की मंडली होती है जस्ट उल्टा बोलते हैं, जो रास्ते पे नहीं है, वो इधर आ जाएँ। इस तरीके से जी, एक है ये तकरीबन बहुत काफ़ी पुरानी ये लोक कहानी है। तो आप जो गाँव-वाँव में आज भी सुनने को मिलती है कि ऐसा हुआ जी, करता था। जी, और फिर मैं बात करूँ देखिए नंदा देवी की, जो स्टोरी रिलेट है जी, इसमें। इस नंदा देवी की कहानी है भी है कि मतलब जैसे कि जो नंदा देवी राजजात यात्रा है, उसका बेसिक कांसेप्ट जी, थोड़ा-सा बता देना चाहता हूँ मैं। वो जी, हर जी, 12 साल में
मतलब एक बार यात्रा निकलती है उनकी। जी, जैसे कि कुंभ मेला सभी जानते हैं, तो इसको हम लोग एक जी, तरीके से हिमालयन कुंभ भी कहते हैं। और जो माँ पार्वती को गढ़वाल और कुमाऊँ की में नंदा देवी के नाम से जानते हैं। और ऐसा कहते हैं कि इनका जो ससुराल है, वो कैलाश पर्वत है। मतलब शिव जी के साथ ब्याह हुआ था, ज़ाहिर-सी बात है। तो जो जी, कैलाश जाने की जो इनकी यात्रा होती है, इनके मायके से, उसको नंदा देवी राजजात यात्रा कहते हैं। जी, और जैसा कि माँ नंदा देवी कुमाऊँ और गढ़वाल के राजाओं की कुल देवी हुआ करती थी, तो इसलिए जो इनको सांस्कृतिक संगम के रूप में भी देखा जाता है। जी, और सबसे मजे की बात ये है कि ये जो यात्रा है नंदा देवी राजजात यात्रा की, ये चमोली के में नौटी गाँव से शुरू होता है और रूपकुंड जी, होते हुए 19 पड़ावों को पार करती है। और तकरीबन जी, ये जो यात्रा है 280 किलोमीटर पड़ता है जी, और इसे पैदल ही तय करना पड़ता है। जी, जी, और जी। इसका समय भी है, तकरीबन ये 19 पड़ावों को 20 दिन में पार करना पड़ता है। जी, उसमें से और एक पड़ाव मेरे ससुराल भी है, अरे वाह! जहाँ से मेरी वाइफ़ हैं। बताइए। थराली का सब सूना गाँव वहाँ भी आती है, मैं उसमें शामिल हुआ हूँ उसमें, वहाँ पे आती हैं। तो तो यही है कि साहित्य जब और हम लेखक इसमें लिखता है तो जी, विकास जी की जैसे इसमें सबसे जो मुझे आकर्षित करती है जो चीज़ है, उसमें जी, है इस यात्रा का मुख्य आकर्षण है चौसिंगिया खाड़ू। खाड़ू मतलब जी, वो मतलब होता है 4 सींग वाला भेड़, क्योंकि जनरली हर जी, किसी ने 2 सींग वाला ही भेड़ देखा है। इसमें जी, जी, क्या होता है 4 सींग वाला वो भेड़ यात्रा की अगुवाई करता है। मतलब जिस टाइम ये जी, यात्रा शुरू होती है ना, पता नहीं कहाँ से जी, वो भेड़ आ जाता है 4 सींगों वाला और वो सबसे जी, आगे-आगे चलकर रास्ता दिखाता है। और जैसे ही जी, यात्रा पड़ाव पर पहुँचती है, अचानक वो गायब भी हो जाता है। तो ये मतलब हुँ। अलग ही अलौकिक चीज़ें हैं। जी, जी, वो तो ख़ैर ऐसा अनुभव है, अतुलनीय अनुभव रहता है। हुँ, मैं यही अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार साहित्य जो होता है, साहित्य में भले ही उपन्यास जो हैं वो रोमांच के लिए लिखे जाते हैं, लेकिन जो सांस्कृतिक जहाँ से लेखक है, लेखक अपनी संस्कृति की झलक भी उसमें देता है। जैसे देवेंद्र जी अभी बता ही रहे हैं, उन्होंने उत्तराखंड की कई लोक कथाओं और को इसमें शामिल किया है, अपने उपन्यास को लिखने में उसका प्रयोग किया है और इस तरीके से कई ऐसे पाठक जो उनसे अभी तक जिन्हें उनके बारे में इतना पता नहीं था, वो भी इससे ज इसे पता कर पाएँगे, जान पाएँगे इसके बारे में। तो हमने ये तो बात करी कि इसमें किस तरीके के पारलौकिक हैं और उपन्यास लेखन के बारे में अगर लेखन की बात की जाए तो आपका मैं ये भी जानना चाहूँगा कि लेखन करते हुए आपका एक रूटीन क्या होता है कि जब आप उपन्यास लिखने जाते हैं? क्योंकि उपन्यास भी आपके जो उपन्यासों की लेंथ होती है, वो ज़्यादा नहीं हो मतलब बहुत ज़्यादा होती है, कई बार 300-400 पेज लिखना। ये एक है हमारे यहाँ भी एक क्रिएचर है, जो जिसकी आवाज़ सुन रहे होंगे आप। तो उससे भी बात करनी थी आपसे तो वो अभी नाराज़ होके चला गया बाहर। तो मैं यही जानना चाहूँगा कि उपन्यास जब आप लिखना शुरू करते हैं तो एक काफ़ी मोटे वॉल्यूम्स होते हैं मतलब 400 पेज ये उपन्यास भी शायद से 400 साढ़े 400 पेज का है। ये 4 साढ़े 400 पेज की। हाँ, और इससे पहले रहस्यमय सफ़र भी इतना ही था, 300 साढ़े 300 300 पेज का था। हाँ, हुँ, हुँ। तो एक अमूमन एक उपन्यास जब आप लिखना शुरू करते हैं तो उसको लिखने में अमूमन कितना आपको वक़्त लगता है और आपका रूटीन क्या होता है? अगर पाठकों को बता सकें तो? कि देखिए, आप डेली सबसे लिखते हैं या कोई पर्टिकुलर टाइम है जब लिखते हैं? सबसे पहले तो मैं जो प्लॉट लाइन होते हैं उसको नोट करता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि मुझे जो जी, कहानी लिख रहा हूँ, तो हर जगह की ना जी, कुछ न कुछ इतिहास रहता है। तो जी, मैं स्वयं उस जगह जाकर पहले क्या करता भौगोलिक दृष्टि और ऐतिहासिक दृष्टि से उसको मतलब समझने की कोशिश करता हूँ और जो भी जी, लोकल लोग होते हैं, वहाँ से जी, उनसे मतलब जानना चाहता हूँ कि क्या इसके अलावा क्या है, जो गूगल पे नहीं जी, पड़ा हो डेटा। तो जी, उनसे मैं समझता हूँ, कुछ दिन रुकता हूँ, बात करता हूँ, फिर वो डेटा जी, लेकर आता हूँ। उसके बाद क्या होता है कि जी, देखिए ज़ाहिर-सी बात है मैं एक प्राइवेट संस्था में काम कर रहा हूँ, तो उसके रहते हुए जी, राइटिंग करना तो बात करूँ जी, तो मैं 7 बजे के बाद फ्री हो जाता हूँ। फिर मेरा डेली का जी, टाइम बना हुआ तकरीबन मैं 11 बजे के आस-पास शुरू करता हूँ और ढाई 3 बजे तक डेली राइटिंग का टाइम है मेरा। ओके।
तो आप मतलब रात को ही लिखते हैं अक्सर? हाँ, रात को ही लिखता हूँ। आप रात को लिखते हैं, तो पहली चीज़ तो मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे आपने कहा आप रिसर्च करते हैं, आप लोगों से साक्षात्कार भी करते हैं, तो जो अभिशप्त रूप कुंड है, इसके लिए भी कुछ लोगों से आपने बातचीत की थी? हाँ, हाँ, या जी। कोई था जिससे आप बताना चाहेंगे किससे आपने बातचीत करी है और क्या-क्या बातचीत की गई? हुँ, एक्चुअली के बारे में बात करें तो एक मेरे मित्र हैं चमोली से ही, उनका वही जैसे कि आपने आपका ससुराल पड़ता है, तो उस जी, जो 19 पड़ाव पड़ता है, तो उसी एक पड़ाव में वो रहते हैं। तो उन्होंने मुझे इसकी जी, सारी जानकारी दी थी कि जी, इस तरीके का ऐसा है और पूरा बैठ के मतलब मैंने चर्चा की थी, घर पे आए थे और पूरी चर्चा हुई और जो डिटेल्स उन्होंने दी थी, तो मतलब वो किताब में पढ़ने को मिलेगा। क्योंकि मैंने यहाँ बेसिक नॉलेज दे दी है कि ऐसा-ऐसा होता है। लेकिन वो किताब की जी, बातें हैं जो मतलब पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा कि हम खुद ही उस स्थान पर चले गए हैं। जी, जी। कुछ कमेंट्स भी आने शुरू हुए हैं, उनको देख अच्छा, लेते हैं। जैसे मेघा राठी जी कह रही हैं, नमस्कार देवेंद्र जी, नमस्कार मेघा जी। नम आप भी पढ़ सकते हैं, आपको भी दिख रहे होंगे कमेंट। हाँ जी। अ, मनीषा प्रसाद भी हेलो कह रही हैं, तो हेलो मनीषा जी। अ, कौशल जी ने और विक्रम जी ने कुछ सवाल दिए हैं हमें। नीलेश जी के भी सवाल हैं, तो ये सवाल हम आखिर में ही लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे बातचीत फिर फ्लो नहीं रहेगा। वीडियो क्या पॉज़ हो चुका है? नहीं, नहीं, आ रहा है, ठीक ओके, आ रहा है। ओके। तो बातचीत हुई लेखन की, हमारे लेखन के रूटीन के बारे में बात हुई, तो आपने जैसे बताया कि आप रात को लिखते हैं। हुँ, हुँ। तो आप रात को लिख रहे हैं और विषय भी आपका पारलौकिक है, तो कई बार क्या लिखते हुए कभी कुछ ऐसा लगा कि यार भाई लिखना बंद करके सो जाना चाहिए चुपचाप, कि कुछ ज़्यादा ही खतरनाक मैंने लिख दिया है? या हुँ, लिखते हुए लिखना बंद करने के बाद कभी कुछ ख़्याल ऐसे आते हैं कि जो आपकी नींद उड़ा देते हों? हाँ, मैं बताना चाहूँगा जैसे कि मेरा जो लिखने का स्टाइल है तो मैं क्या करता हूँ खुद के ऊपर इमेजिनेशन करता हूँ। जैसे जो मेरा रियल कैरेक्टर है, उसको मैं सोचता हूँ कि वो मैं खुद हूँ। तो मेरे साथ क्या-क्या घटित मतलब घटनाएँ अगर मैं ऐसा करता हूँ, तो मेरे साथ क्या चीज़ें होंगी। तो उस तरीके के ना थॉट प्रेसेस प्रोसेस अच्छा खासा चलता है। और जी, जैसे कि बात करूँ मैं एक घटना की, तो तकरीबन ये 2 साल पहले की बात है। जी, मैं कब्रिस्तान वाली चुड़ैल लिख रहा था जी, जी, और कब्रिस्तान वाली चुड़ैल का एक बहुत खतरनाक सीन था, जिसमें एक श्मशान की भूमि थी और रात में जी, वहाँ एक किसी की मतलब चिता के ऊपर लाश जल रहा है और जी, जो एक अघोरी होता है, जलती चिता से वो खींच के लाता है एक टाँग जलता हुआ जी, और वो जी, और एक मटका जो टाँगा हुआ था ऐसे एक श्मशान में, जी, उसके अंदर खून-वून से भरा हुआ था और जी, उसको मटके के नीचे से उस मटकी को ताप रहा है और वो खून जो बट-बट बट-बट करके आवाज़ आ रही है और जी, सामने एक मसाण बैठा हुआ उकड़ू में और सब जो घटनाएँ वहाँ घटती हैं, उसके बाद मतलब जी, बहुत सी मतलब ऐसी घटनाएँ थी ना, तो मुझे लगा कि अरे! मतलब ये क्या लिख रहा हूँ मैं? मतलब लाइफ़ में जी, पहली बार ऐसा कि ये तो मैं कुछ ज़्यादा ही डूब गया। तो उस जी, घटना को जी। तो मैं मतलब तकरीबन आधा दृश्य लिख लिया था, उसके बाद मैंने बंद किया। मैंने कहा नहीं, दिन में भी इमेजिनेशन आ जाएगी क्योंकि कल संडे है, तो इसको कल संडे को पूरा हाँ, तो लाइफ़ में नहीं, नहीं। पहली बार डरा उस दृश्य को लिखते हुए। जी, जी। और इसमें एक और सवाल है कि आप घूमते भी रहते हैं, तो मतलब कई बार आप कई जगह घूमने भी जाते हैं। ये तो है कि आपने लिखते हुए चीज़ें को अनुभव किया है, लिखते हुए अपना लिखे हुए को अनुभव किया है। एक और चीज़ हो जाती है कि जब आप घूमने जाते हैं तो अलग-अलग जगहों पे जाते हैं, तो कई बार क्या होता है, लेखक हमेशा अपने लिए विषय की तलाश में रहता ही है। तो घूमते हुए कई बार आपको कुछ ऐसा हुआ है किसी जगह को देख के कि यार यहाँ पे तो मैं अपनी कहानी सेट कर सकता हूँ, या यहाँ का माहौल थोड़ा डरावना है, या ऐसा कुछ महसूस हुआ है कई बार घूमते हुए कहीं किसी पर्टिकुलर जगह पे? हुँ, मैं बात करूँ तो लास्ट ईयर मैं केरला गया था जी, और हालाँकि हमेशा किताबी कहानियों में पढ़ते हैं कि नए रूम में शिफ्ट करते हैं तो इस तरीके की कुछ घटनाएँ घटती हैं। तो जी, वहाँ कुछ ऐसी घटनाएँ घटी थी कि मतलब कुछ 1-2 दिन तक तो विश्वास नहीं हुआ था। लेकिन जी। जब वो चीज़ें हुई और जो उसके गहराई में गया तो जब पता चला तो मतलब रोंगटे खड़े हो गए थे। तो अच्छा। लगा कि कुछ इन चीज़ों के तत्वों के साथ ना ज़्यादा छेड़खानी भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, आपको नॉलेज नॉलेज लेना है, नॉलेज लो लेकिन पागलों की तरह नहीं डूब गए। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे पता चला मुझे कब्रिस्तान के बारे में लिखना है और मैं रात को कब्रिस्तान में जी, निकल गया। तो जी, वो जी, जी। गलत है। आप रिसर्च करो पर हाँ, बाकायदे तरीके से, दिन में जाओ और जी। जर्नी के अंदर जाना मतलब अपना जो एक तरीका होता है, दायरा होता है। क्योंकि वो हाँ, मतलब अपनी सीमा के भीतर रह के हाँ, जितना कर सकें।
तो जी, सनकी बनो पर बिल्कुल ऐसा डूब नहीं जाओ। जी, उससे नुकसान हो जाता है फिर। जी। अभी कुछ और भी कमेंट्स आए हैं, अभी जैसे कि मैंने कहा कि सवाल हम लास्ट में ही लेंगे, कुछ कमेंट्स हैं जैसे जयश्री गुप्ता जी कहती हैं कि बहुत दिनों बाद आपका लाइव देखकर अति प्रसन्नता हुई, आपकी सभी बुक्स लाजवाब हैं। थैंक यू। अ, और देवकांत कुमार जी बोल रहे हैं, नमस्कार सर जी, नमस्कार देवकांत जी। नमस्कार। मनीषा जी पूछ रही हैं कि जो आप घटना बता रहे हैं, ये आपने सही में अनुभव किया या फिर आपकी कल्पना है? तो ना, नहीं जैसा ये कि तो आपने बोला, आप तो कल्पना हुँ, थी और उससे ही आप डर गए थे। नहीं, नहीं, ये सब वास्तविक घटनाएँ हैं, इसलिए तो मैं जी, ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। जी, उसके लिए जी, किताब जी, पढ़ना पड़ेगा। जी, 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 जी। आलोक जी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो आलोक सिंह खलौरी जी भी उपन्यासकार हैं, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, और वो भी पारलौकिक कहानियाँ उन्होंने लिखी हुई हैं। तो वो उत्साहवर्धन करने आए हमारा, तो हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है। न आगे की बात करें, जैसे हमने काफ़ी बिंदुओं को छू लिया है उपन्यास के किरदारों के ऊपर बात करें तो अटल और जो निशा हैं, ये तो मुख्य किरदार ही हैं, और हुँ, इनके साथ आप एक उपन्यास में रह चुके हैं, तो इनका जो आपको है आइडिया, जो उपन्यास में कुछ नए किरदार भी आप लेके आए होंगे, और इन किरदारों में क्योंकि ये पाल-लौकिक उपन्यास है, तो कुछ किरदार अच्छे भी होंगे, कुछ बुरे भी होंगे। कभी कभी आपको कोई परेशानी आती है किसी बुरे किरदार को लिखते हुए, या किसी ऐसे किरदार को लिखते हुए जो खतरनाक सा हो कि उसको कैसे लिखा जाए, किस तरीके से लिखा जाए? या कभी कठिनाई महसूस होती हो कि इसके मानसिक दशा में किस तरीके से दर्शाऊँ? तो कभी ऐसी कोई परेशानी आप महसूस करते हैं लिखते हुए? बात करूँ ऐसे किरदार की तो देखिए जैसे सबको पता है अटल पन्यूली मेरा इसमें मेन कैरेक्टर है। तो जी, इस ये इन चीज़ों का मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि इसके साथ हमेशा पॉजिटिविटी ही दिखाना है। क्योंकि कोई जी, भी पाठक या लिसनर्स होंगे वो पसंद नहीं करेंगे कि हमारा क्योंकि उसको इमेजिनेशन करते हैं कि वो हम खुद हैं। तो जी, मैं इस चीज़ का बचाव करता हूँ कि जैसे कि इसको ये ना दिखाऊँ कि ये नशा करता हो या कुछ जी, गलत गति में लिप्त है। लेकिन जी, जब बात करूँ नेगेटिव कैरेक्टर की, तो मैं जी, बताता हूँ अभिशप्त रूप में एक 200 साल की बुढ़िया है, जी, जो चंद्रशिला के पर्वत पर मतलब मैंने दिखाया हुआ है, एक गुफा में रहती है। अब जी, उसका एक छोटा-सा कैरेक्टरिस्टिक बताता हूँ। तो उसकी जो आँखें हैं, वो धागे से सिली हुई हैं, जी, लेकिन वो गोदने में माहिर है। मतलब वो कुछ भी जिसकी भी पीठ पे कुछ गोदती है, तो उसमें जी, भविष्य दिखता है। जी, तो जो मेरा मेन कैरेक्टर अटल है, उसकी वो पीठ पे वो बुढ़िया जो है गोदती है। और जी, वो कपड़े से बाँध देती है और बताती है कि इस 2 दिन बाद इसको ओपन करना तो ये भविष्य दिखाएगा मतलब भविष्य की छवि दिखाएगा कि भविष्य में तुम्हारे साथ क्या घटना घटने वाली है, वो चीज़ तुम्हें पता चलेगी। लेकिन मज़े की बात यहाँ ये है कि उसकी पीठ पे दिखेगा, उसको कैसे पता चलेगा? हाँ, यहाँ उसके साथ निशा थापा है, जो चीज़ें जी, बताती हैं कि ये हाँ, उभरी है, तो वो उससे क्या है कि उससे आगाह हो जाता है कि भविष्य में ये घटनाएँ घटने वाली हैं, तो मैं पहले से जी, जागरूक हो तो इस तरीके के बहुत जी, सारे ऐसे कैरेक्टर हैं। संग्रीला घाटी के जी, बारे में बताते हैं, तो संग्रीला घाटी जी, का भी जी, इसमें ज़िक्र जी, जी, बाण की टोली है, मतलब ये इस जी, किताब में मतलब आपको एक से एक कैरेक्टर ऐसे मिलेंगे जो आपने मतलब जी, न बहुत कम देखने को मिलता है और सबसे अच्छी जी, बात है कि सारे रियल कैरेक्टर हैं, जैसे कि मैंने इस जी, स्पेशली इसकी बात कर रहा हूँ, संग्रीला घाटी की, जी। तो पढ़कर अच्छा खासा मज़ा आने वाला है। जी, जी, शंग्री-ला के बारे में तो जो इन विषयों पर रुचि रखते हैं, उनको भी पता ही होगा कि हुँ। तिब्बतियन माइथोलॉजी में है, वो एक ऐसा जगह है जहाँ बोलते हैं कि सारे अमर हैं शायद से, ऐसा ही कुछ है। मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन इतना कुछ मैंने पढ़ा है कि इसी से रिलेटेड कुछ है उसमें। जहाँ तक ये वृद्धा की बात आप कर रहे हैं, तो इस वृद्धा की प्रेरणा कहाँ से आपको मिली कि ये आँखें सिली होना या कुछ, ये आपका काल्पनिक है या अभी किसी चीज़ से प्रेरित होके या किसी लोक कथा से प्रेरित होके आपने ये किया है? प्रेरणा की बात करूँ तो इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरे घुमक्कड़ी स्वभाव का रहा है। जी, मुझे याद है जब पहली किताब चुड़ैलों की घाटी लिखी थी, तो जी, आपसे ही चर्चा हुई थी उस जगह के बारे में जी, जी, और आपने जी, बताया था कि ये कोई जगह है, तो मैंने क्या किया था उस रात की उस जगह के बारे में गूगल वगैरह और विकिपीडिया करके पूरा पढ़ा मैंने उसके बारे में। तो जी, कुछ जी, ज़्यादा एक्साइटिंग प्लेस लगा कि मैंने यार ऐसी कौन-सी जगह है कि मतलब कोई लोग जाना ही पसंद नहीं करते हैं। जी, फिर उस जगह गया मैं और जब कुछ घटनाएँ घटी थी, शायद आपको याद होगा जी। यात्रा के दौरान एक हाँ, तो तकरीबन मधुमक्खी 13-14 भी पड़ी थी हमारे पीछे। और टॉप पर जाने के बाद नेटवर्क खो गया जी, था और हम जी, लोग भटक भी गए थे जी, और
और काफ़ी देर तक भटकने के बाद तकरीबन वहाँ नेटवर्क भी अचानक से गायब हो गया था और एक महिला भी मिली थी रास्ते में और जो आने-जाने का मात्र वो पैदल जी, रास्ता था और एक तरफ खाई और एक तरफ पहाड़ वाला जी, सीन, मतलब रिटर्न आ नहीं सकता था उधर से कोई। और वो महिला हमारे साथ गई और अचानक से वो जी, जो गायब हो गई थी, मिली नहीं थी। उसके बाद जो हम भटके थे और नेटवर्क गायब होना, मतलब कई सारी ऐसी घटनाएँ घटी, तो मैंने कहा यार इसको तो लिखना बनता है। फिर उस घटना से मैंने जी, मैं प्रेरित हुआ और मैंने उसको कहानी का रूप दे दिया जी। और इस तरह से तो चुड़ैलों की घाटी इस में इस पहली उपन्यास। वृद्धा का मतलब इस वृद्धा की बात चल रही थी, तो वृद्धा से कहाँ से प्रेरित हुए? प्रेरित तो जैसे कि मैं पहले से ही जैसे बोलते हैं कि मैं लेखक तो तब बना, उससे पहले मैं पाठक जी, था। तो मैं जी, जी, हॉरर जी। स्टोरीज़ पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद करता था। जी, तो मैंने जी, उससे जी। पहले मतलब लिखने से पहले तकरीबन 20 के आस-पास हॉरर नॉवेल्स मैं पढ़ चुका था। जी, जी, जी। और वो दिन है और आज का दिन है, तकरीबन मेरे पास 70 प्लस हॉरर नॉवेल्स इकट्ठे हो चुके हैं। जी। आप देख रहे होंगे पीछे। जी, जी, तो बिल्कुल, बिल्कुल, वो पीछे तो दिख रहे हैं। तो मुझे मतलब हॉरर पढ़कर ही इंटरेस्ट। किरदारों के पढ़कर भी किरदारों को आप अपने पास मतलब इंस्पायर होते हैं, उनके हाँ विषय में जी। लिखने के लिए। जी। तो पढ़ाई की आपने बात करी तो ये दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अच्छा लेखक बोला जाता है वही बनता है जो पढ़ता है। जैसे देवेंद्र जी ने खुद बोला कि वो अभी भी पढ़ते हैं और पहले भी पढ़ते थे। तो पढ़ना तो अच्छा ही रहता है कि खाली लिखे लिखे नहीं, लेखक जो नए लेखक हैं अक्सर उन्हें यही कहना चाहूँगा कि खाली लिखे नहीं, पढ़े भी। उससे आपका अपना एक मापदंड आप अपने लिए सेट कर सकते हैं कि हाँ, कि मुझे इतना तो लिखना है मतलब आप अच्छा पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि मुझे कम से कम इतना तो लिखना ही है। इससे बेहतर ही लिखना है या इस तक तो लिखना ही है। अ अ, यहाँ पे कुछ है प्रांजल सक्सेना जी हैं, ये एक बात कर रहे हैं कि क्या आपको स्वयं भी डर लगा है? तो ये तो शायद से हमने इसके ऊपर बात कर चुके हैं हुँ। और डर भगाने के लिए क्या आप हनुमान चालीसा का आप भी पाठ करते हैं? तो आप कुछ ऐसा करते हैं कि आप जब डर लगे तो कुछ करें अपने लिए? वैसे या जैसे आपने बोला कि आपने लिखना छोड़ दिया था, उस समय बोला था कि संडे है तो फिर दिन में ही लिखूँगा। हाँ, तो तो वैसा एक बार इस हुआ था तरीके जो घटना बताई थी मैंने, पर जी, बात जी। मैं करूँ अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में तो ऐसा डर तो नहीं लगता मुझे, क्योंकि जब जी, इस चीज़ में इतने तरीके से घुस चुका हूँ, तो जितना जी, ज़्यादा घुसूँगा उतना ज़्यादा मेरे लिए अच्छा होगा। पर जैसा कि जी। बताया कि इससे सावधानियाँ भी रखनी है, जो एग्ज़ाम्पल बताया कि रात को कब्रिस्तान में नहीं चले जाना है, जी, तो जी, जी। इन चीज़ों से मैं डरता नहीं हूँ। ठीक, ठीक। अच्छा किताबों पर ही लेखन पर ही बात आए तो कि अमूमन आपको कितना समय लगता है एक उपन्यास को लिखने में? बात करूँ मैं पिछले 2 साल से, तो जो मेरी 2 किताबें आई हैं, एक 365 जी, पेज की और एक 450 पेज की। तो जी, काफ़ी मोटी है, तो पूरे मुझे 1 साल लग जाते हैं, लिखने जी, में। जी, जी। उसके बाद तो फिर एडिटिंग और कवर एडिटिंग फिर हाँ, उसमें अलग से टाइम जाता है। कभी-कभी एडिटिंग और पब्लिकेशन में भी साल भर का टाइम लग जाता है। जी, जी, वो तो ख़ैर प्रकाशन का टाइम टाइम क्योंकि लेता ही है प्रकाशन हाँ, काम किसी चीज़ टाइम लगता है। जी, 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 जी। तो अब जैसे क्या आप लेखन तो करते ही हैं, आपने ऑडियो शोज़ के लिए भी लिखा है और आपने किंडल पे भी कुछ रचनाएँ डाली हैं। हुँ, हुँ। विशेष के जैसे डुमक डाली है आपने, हुँ, जिनकी हुँ। गर्लफ्रेंड भी शायद से किंडल ओनली ही किंडल एक्सक्लूसिव है और उसके अलावा एक और है डुमक और चुड़ैल की हुँ, हुँ। चुड़ैल लीला, हाँ, चुड़ैल ये भी लीला शायद वो से किंडल किंडल एक्सक्लूसिव है। बिल्कुल तो सही कहा, डालियाँ डाली हुई के है और इसमें कहानियों का कलेक्शन है। जैसे जी, खौफ कदमों जी, के। जी, जी। तो कहानियाँ कहानियाँ और उपन्यास लिखने में आप जैसे क्योंकि आपने खौफ कदमों की आहट लिखी है, कहानी संग्रह हो गया, चुड़ैल लीला में भी आपने कहानियाँ लिखी हैं और एक उपन्यास होता है, एक बृहद कथानक होता है जहाँ पे आपको लंबा-चौड़ा आर्क करना पड़ता है। तो आप किसमें आप खुद को सहज पाते हैं? उपन्यास लिखने में या कहानी लिखने में? और दोनों में क्या फ़र्क पाते हैं दोनों के लेखन में? देखिए मैं बात करूँ तो मुझे वृहद उपन्यास लिखने में ज़्यादा मज़ा आता है। क्योंकि अच्छा। जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मुझे याद है खौफ कदमों की आर्ट 10 कहानियों का कलेक्शन था और जी, एक जी। कहानी तकरीबन मान लीजिए 5000 शब्द ही हुआ करते थे। तो जी, जी, शुरुआती दौर में ये लगता था कि यार कहानी लिखते-लिखते कि यार बहुत लंबी होगी, 5000 लगता था यार बहुत ज़्यादा लिख दिया। जी, और जी, जब मैंने कब्रिस्तान वाली चुड़ैल लिखी, तकरीबन 3-4 इसके दौरान मैं काफ़ी किताबें पढ़ता भी रहा, तो मुझे पता जी, चला कि कैरेक्टर को कैसे एक्सप्लोर करना है और कितने जी, कैरेक्टर जोड़ सकते हैं, उनका जी, कितना महत्व होता है। केवल जी, 2 कैरेक्टर के बेस पर हम स्टोरी लिख दें तो
पाठकों को भी मज़ा नहीं आएगा। तो पहली किताब जी। लिखने के बाद मुझे ये आइडिया हुआ। उसके बाद अब क्या है होता है कि मैं अगर कोई नॉर्मल स्टोरी भी लिखने जाता हूँ, तो मुझसे छोटी नहीं लिखी जाती है। मुझे लगता है कि अच्छा। वैराइटीज़ आए, जैसे कि साइड कैरेक्टर भी आएँ जो मेन कैरेक्टर के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन जी, उन लोगों की उत्सुकता बनी रहे कि साइड कैरेक्टर का क्या हुआ? उनकी जी, क्या जी, स्टोरी चल रही है और जी, क्या आगे होने वाला है? क्या अगली किताब में आएँगे या मतलब जी, इस जी, तरीके से। तो अब मुझसे छोटी कहानियाँ नहीं लिखी जाती हैं, सच कहूँ तो। जी। अच्छा। ये तो अच्छी बात है क्योंकि पाठकों को भी आपके वृहद उपन्यास पसंद आते हैं, वो भी उसको डूब कर पढ़ना पसंद करते हैं। इसमें आपने साइड कैरेक्टरों की अभी बात करी तो साइड कैरेक्टर में मतलब ऐसा है कि साइड कैरेक्टर अक्सर कहानी में ऐसा होता है कि उस किरदार का भी अपना जीवन होता है, अपने अनुभव होते हैं। तो क्या हुँ। कभी आपने ऐसा सोचा है कि किसी साइड कैरेक्टर को कभी आगे किसी रचना में मुख्य किरदार बना के उसके ऊपर उपन्यास लिखा जाए? आपने अभी हाँ, तक हाँ। ऐसा किया है या आगे करने का विचार है? हाँ, मैं बताता हूँ, जैसे कि कब्रिस्तान वाली चुड़ैल जो मेरा उपन्यास था, तो उसमें कनक जी, चौहान करके एक मेन कैरेक्टर था जी, और जो अभिशप्त रूपकुंड आई है कहानी, उसमें जी। उसके फादर अटल पेनुली की कहानी है। अच्छा। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि वो कनक चौहान है और ये अटल पेनुली, समझ हाँ, रहे? तो दोनों का हाँ, हाँ, टाइटल चेंज हुआ हाँ, और इसके पीछे की क्या कहानी रही, मतलब कि हाँ, बाप-बेटे का टाइटल तो चेंज होना नहीं चाहिए। तो वो हाँ, अभिशप्त रूपकुंड में उसका जवाब मिलेगा और हाँ। जो कैरेक्टर अभी आने वाली बुक का टाइटल भी बता देता हूँ मैं, वो है जी, जॉन सार रहस्य जिसका जी, जी, डाकिनी परदेस भी कह सकते हो आप। तो जी। उस किताब में वो मेरे जो साइड कैरेक्टर हैं वहाँ आएँगे हाँ, और वो एक्सप्लेन हाँ। करेंगे कि मतलब कैसे ये सब चीज़ें हुई और कैसे नाम बदला और पिता को पुत्र को पिता के बारे में पता ही नहीं है कि वो जीवित है अच्छा, और इस 25 साल के अच्छा, दौरान उसके साथ-साथ क्या घटनाएँ हुई, तो उस किताब में अच्छा। जी, जी। तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि इससे जुड़ा कथानक एक और अभी आएगा आपका। यहाँ पे कुछ कमेंट्स आए हैं, वो पढ़ लेते हैं। जैसे अ, यहाँ पे देवकांत कुमार जी कहते हैं कि डरावनी कहानियाँ लिखने के लिए आप अपने आप को एकांत में ही रखना पसंद करते हैं, ताकि आप चीज़ों को खुद महसूस कर सकें कि या सिर्फ़ कल्पना है? लेखन तो ख़ैर एकांत का ही कार्य होता है, बिल्कुल। लेकिन आप जैसे घूमते-फिरते हैं, तो आप किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं? जब घूमता हूँ तो फिर सिर्फ़ घूमता ही हूँ, मतलब उसके अच्छा, बारे में जानकारी इकट्ठा करता हूँ, तब लेखन कार्य जारी नहीं रहता है। लेकिन जब मैं अच्छा, घर आता हूँ, तो तकरीबन महीने 2 महीने फिर कहीं जाना नहीं होता है, तो फिर मैं चाहता हूँ कि जो अच्छा। चीज़ें लेकर आया हूँ अपने साथ, जी, मतलब जो डेटा लेकर आया हूँ, तो उसको कहानी का जी, रूप दूँ और कम से जी, कम प्लॉट तो लिख लूँ, ताकि इसको बाद में जी, एक्सप्लोर करके कहानी कंप्लीट की जा सके। तो जी, एकांत में रहकर लिखना मुझे भाता है। जी। तो चलिए अब हमको बात करते हुए लगभग 40 मिनट के करीब हो चुके हैं, तो प्रश्न भी अब जो कमेंट्स में आए हैं हुँ, हुँ। अ, उनको अब ले लिया जाए क्योंकि प्रश्न भी बि काफ़ी काफ़ी पाठकों ने प्रश्न आप भेजे हैं, तो हुँ, हुँ। उनके जवाब देने में भी कुछ टाइम होगा। मैं प्रश्न पढ़ते जाता हूँ, आप उनके जवाब दीजिएगा। अ, जैसे नीलेश पवार जी का प्रश्न था कि हॉरर विधा आजकल ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो रही है? कोई ख़ास कारण? तो आप क्या देखते हैं इस चीज़ के पीछे कि लोग हॉरर के पीछे इतने मतलब क्यों आकर्षित होते हैं? देखिए, पहले की मैं बात करूँ तो 80-90 के दशक में क्या होता था, पल्प फिक्शन टाइप का होता था। जैसे कि जी, हॉरर के नाम पे कुछ और दिखा दिया और हॉरर मतलब और अब उसके बाद जब थोड़ा सुधार हुआ अभी 10 साल पहले तक, जी, तो उसमें क्या जी, दिखाते थे ओझा, तांत्रिक यही सब घूम फिर के जी, वही कहानी होती थी या किसी जी, बिल्डिंग में घुस गए, तो पहले से प्रेत जी, बाधित थी, उस उनका ही घर जी, था इस वजह से वो परेशान कर रहे हैं। मतलब नॉर्मल जी, कहानियाँ हुआ करती जी, लेकिन आज के टाइम पे मैं काफ़ी लेखकों को जानता हूँ, जैसे खलोरी जी हो गए, चंद्र जी, प्रकाश पांडे जी हो गए। तो इस जी, ये लेखक जो है ना मतलब लेखन में अपना प्रैक्टिकल करते हैं। मतलब जैसे मैंने बताया कि पहले वो उसके बारे में ढंग से जानकारी लेते हैं, फिर उसको जी, अपने तरीके से लिखते हैं। जैसा कि जी, मैं अपना एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे मैंने बताया कि मैंने उत्तराखंड की कहानियाँ जो हैं, लोक कथाएँ, उसको जी, आधार बनाया, प्लस कुछ जी, ऐतिहासिक दृष्टिकोण और भौगोलिक दृष्टिकोण, इन तीनों का जी, मतलब समावेश किया, उसके बाद जी, कहानी का रूप दिया। तो लोग मतलब जी, नयापन चाहते हैं कहानी में, ओझा, अच्छा, तांत्रिक ये सब चीज़ों से पार जाना चाहते हैं। ये नहीं कि जी, कहानी भूत से शुरू हुई और तांत्रिक पर खत्म हुआ, कुछ नया जी, चाहिए। जी, जी, तो जी, तो मतलब आजकल पाठकों को कुछ नया चाहिए और आम ज़िंदगी में कुछ थोड़ा रोमांच भी चाहिए, तो इसलिए हॉरर के प्रति वो आकर्षित होते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। जी। अगला प्रश्न जो है कौशल जी का था कि आपको कहानी लिखते हुए डर लगता है या नहीं, इसका तो हम दे चुके हैं। विक्रम दीवान जी पूछ रहे हैं कि आप
आप हॉरर में क्या पढ़ना पसंद करते हैं? किन लेखकों को पढ़ना पसंद करते जैसा कि बताया मैंने कि हैं? जी, खलौरी जी हो गए, चंद्र प्रकाश पांडे जी हो गए और खुद जी, विक्रम दीवान जी इन्होंने खुद जी, हॉरर लिखी हुई है। तो जी, मैं जी, 4 लेखकों और एक लेखक का नाम लेना चाहूँगा, अरुण जी, कुमार शर्मा जी। इनकी जी, जी, तकरीबन सारी किताबें पढ़ी हैं। जी, तकरीबन इन्होंने 25 किताबों के आस-पास लिखी है। तो मैंने इनकी सारी किताबें पढ़ी हैं और मुझे इन्होंने काफ़ी प्रभावित किया है। आज तक मैंने जी, इनका नाम नहीं लिया था, पर आज मैं जी, जी, बता रहा हूँ। इन्होंने मुझे जी, खासा प्रभावित किया है। जी। कौशल जी कह रहे हैं कि आपकी कहानी हमको बहुत अच्छी लगती है। क्या आपको भी महसूस हुआ है किसी नेगेटिव एनर्जी का? तो आपने नेगेट कभी कहीं कुछ महसूस किया है? कोई ऐसी नहीं, पारलौकिक शक्ति? ऐसा तो हुआ नहीं मतलब लेकिन पहाड़ों में जैसे अक्सर बीड़ियाँ माँग देते हैं राह चलते तो लोगों से, नॉर्मल तो आपसे किसी ने बीड़ी-वीड़ी माँगी है? बिल्कुल, ये सब आपके तो अंधेरे में? भारत के किसी भी देश में, किसी भी छोर पे जाइए, जी, तो बीड़ी जी। माँगने वाला एक भूत ज़रूर हर कोई गाँव में एक मिलता ही मिलता है। ये कहानी, जैसे किस्सा सुन तलब ही ज़रूर उसकी ऐसी है कि मरने के बाद भी आदमी को चाहिए रहती है, कभी ना कभी। हाँ, और कई जगह तो ऐसा होता है बताते हैं देखिए मैं बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कोई अंग्रेज़ों के ज़माने का पुल रहा हो, या जी, आज भी सुचारू रूप से चल रहा है वो, तो क्या जी, जी। कहते हैं कि आप उस रास्ते से जा रहे हो तो बीड़ी या तम्बाकू रख के जाना जी, और अगर आपने वहाँ नहीं रखा तो वो आपके पीछे पड़ जाएगा। जी, तो जी, जी। जो सबसे मज़े की बात ये है कि मान लीजिए आप इस चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं और आप अपने जी, जी। गाँव जा रहे हैं, तो जी, ज़बरदस्ती वो जेब में रख के आपको जाना ही पड़ेगा क्योंकि कहीं न कहीं आपके जी। मन में वो डर है। जी, जी, जी। तो वो चीज़ें अच्छा लगता है गाँव में ये सब चीज़ें कहानियाँ निकल के आती हैं तो बड़ी मज़ेदार जी, होती हैं। जी, जी। विक्रम दीवान जी का भी यही सवाल था कि आपको पारलौकिक अनुभव हुआ है, उसका तो हमने बात कर ली। विक्रम दीवान जी एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछते हैं कि चार्ल्स डिकेंस जो कि अंग्रेज़ी के एक महानतम लेखकों में से एक है। अ, जिन तो वो कहते हैं कि चार्ल्स डिकेंस जो होते हैं, उनको क्या था कि अपने किरदार दिखने शुरू हो गए थे, अपने किरदारों में ऐसा खो गए थे। तो आपका क्या अपने किरदारों को लेके अनुभव है? वैसे तो आपके जो किरदार हैं ज़्यादातर असल लोगों से ही वाकिफ़ हैं, तो आपको खोने की ज़रूरत नहीं है, वो दिख ही जाते होंगे आपको। बातचीत-वातचीत हो जाती होगी उनसे। लेकिन हाँ, फिर भी अपने जैसे किरदारों कि में कभी आप इतना खोए हैं कि आपको हाँ, जैसे दिखने कि लगे? मैं यात्राएँ ज़्यादा करता हूँ। मान लीजिए जी, मोस्टली रेलवे से। तो उस जी, दौरान मैं क्या करता हूँ कि मैं बिल्कुल मूक दर्शक बन के बैठा रहता हूँ और उनको शो नहीं होने देता हूँ कि मैं उनकी बातें सुन रहा हूँ या जान रहा हूँ। तो उससे क्या पता चलता है कि जी, जो मान लीजिए 4 तरह के लोग बैठे हैं, तो क्या जी, बात करने का तरीका है और मतलब क्या बातें कर रहे हैं, तो एक मुझे जी, करैक्टर मिलता है नया। फिर मैं क्या जी, करता हूँ कि जो मेरे पात्र हैं, उनको फिर उस जी, रूप से ढालना शुरू करता हूँ। जैसे कुछ तरीका मिलता है वे ऑफ टॉकिंग और इस तरीके के स्टाइल से, तो काफ़ी जी, मददगार साबित होते हैं मेरे लिए। स्पेशली जी। करैक्टर मैं वहीं से डेवलप हाँ, करता हूँ फिर। लेकिन आपको दिखते नहीं है अपने काल्पनिक कैरेक्टर, नहीं, मतलब दिखते तो नहीं वो तो हैं। दिखते नहीं, हाँ, दिखने नहीं भी चाहिए। मैं मानता हूँ वरना नहीं वो दिखने दिक्कत की बात हो जाएगी। जी। लग जाएँगे तो फिर किताबें लिखना बंद हो जाएगा। हाँ, तो भूमि ठाकुर जी कहती हैं कि सर आप बहुत अच्छी कहानी लिखते हो, आपकी कहानियाँ बहुत अच्छी हैं, आप टीवी के शो पर नहीं बल्कि हकीकत लिखते हो। आपने अभी तक सब कुछ सच लिखा हुआ है, मैंने और भी कहानियाँ पढ़ी हुई हैं, लेकिन वो सब मैं टीवी पर देख चुकी हूँ, वो सब झूठ होता है। मैं खुद उत्तराखंड से हूँ, इसलिए पता है कि आप जो लिखते हैं वो सब सच होता है। घर में ये कहानियाँ बहुत सुनी हैं, भूत-प्रेत वाली। मैं जब भी आपकी कहानी पढ़ती हूँ तो कुछ नया जानने को मिलता है उत्तराखंड के बारे में। तो ये तो जैसे आपने बात करी कि आप उत्तराखंड की संस्कृति को भी समाहित करते हैं, तो पाठक एक तरीके से उससे अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं, बजाए इस चीज़ के कि जो उन्होंने मतलब जो उन्हें सच से दूर लगे। जी, अ, मुझे अच्छा ये लगता है कि जैसे मैंने जिन जगहों का ज़िक्र किया होता है, तो जी, काफ़ी लोगों के मेरे पास मेल आज भी आते हैं कि वो बताते हैं कि सर मैं इस जगह गया था और वाक़ई में इस तरह की कहानियाँ हैं वहाँ और ये करैक्टर जी, मुझे मिले। जी, जी, जैसे खौफ कदमों के आहट की बात करूँ, तो उसमें जी, 10 रियल स्टोरी पर बेस्ड कहानियाँ हैं। तो जी, जिन व्यक्ति के साथ वो घटनाएँ घटी थी, उनका नाम मैंने उल्लेख किया हुआ है वहाँ। जी, तो जी, मैं इस व्यक्ति से मिल के आया था और जी, वाक़ई ऐसी घटी थी। तो बड़ा अच्छा जी, लगता है कि इसी बहाने लोग नई जगहों पे जाते हैं और वो जी, पता करते हैं, उनको अच्छा लगता है। जी, जी। जयश्री गुप्ता जी कहती हैं कि देव जी आपकी बुक बहुत दिनों के इंतज़ार के बाद आती हैं, ऐसा क्यों? हाँ, किताबें का क्या है कि वही कहानियाँ तो मैं ऐसा नहीं है, कहानियाँ मैं लिख चुका था। जैसे इस किताब की बात करूँ अभी सप्तऋषिकुंड की, तो मैंने जी, 3 कहानियाँ एक साथ सबमिट की थी। पर क्या है कि जी, प्रकाशन के पास और भी किताबें होती हैं जी, और जी, प्रूफ रीडिंग, कवर आर्टिस्ट ये सब काम करते-करते फिर समय लग ही जाता है। पर जी, मैं कोशिश करूँगा कि अगली जो किताब मेरी आए वो 6 महीने के अंदर आए और जी, 1 साल
3 टाइटल आने की संभावना है। एक टाइटल तो और मैंने बता किंडल पे दिया। भी आप डालते ही रहते हैं किताबें, तो उधर हाँ जी। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहती है, तो एक वो ऑप्शन भी है पाठकों के पास पढ़ने के लिए। निशांत जी बोलते हैं कि हॉरर के इतर यात्रा वृत्तांत लिखने के बारे में आपके क्या विचार हैं? तो आप कभी यात्रा वृत्तांत भी लिखेंगे, क्योंकि आप इतनी यात्राएँ करते रहते हैं? यात्रा वृत्तांत की बात करूँ तो मेरा जो फ़ेवरेट विधा है यात्रा वृत्तांत ही है। मैं मतलब जी, हॉरर सेकंड ऑप्शन है, यात्रा जी, वृत्तांत संबंधित किताबें मैं सबसे ज़्यादा पढ़ना पसंद करता हूँ। जी, तो मैं क्या करता हूँ कि अब जो मैं हॉरर नॉवेल्स लिखता हूँ, अब उसी में जी, यात्रा वृत्तांत की थोड़ी-सी झलक, थोड़ी बहुत झलक दे देता हूँ। तो मैं जी, बा वो तो रहती ही है। हुँ, हुँ। तो आप खुद भी कभी लिखेंगे यात्रा वृत्तांत? नहीं, अभी तो देखिए प्लान तो है नहीं, क्योंकि अभी जो जी, टाइटल्स पड़े हैं मेरे पास, अभी तकरीबन 5 टाइटल्स ऐसे हैं जिस पे काम चल रहा है। जी, तो 2 साल लिखना तो चाहता हूँ, लेकिन 2 साल बाद। जी, जी। मनीषा जी पूछती हैं, आप अपने कैरेक्टर के नाम कैसे डिसाइड करते हैं? कैरेक्टर के डिसाइड करने की बात करूँ तो अटल पैनेली और निशा थापा जैसा बताया कि ये तो रियल हैं जी, ही। जी, जी, लेकिन रहस्यमयी सफ़र में जितने भी टाइटल्स हैं वो लाजवाब, मतलब है वो जो भी कैरेक्टर्स हैं, वो आप जी, मतलब ऐसे नाम हैं कि आपने कहीं सुना ही नहीं होगा। वो जी, मतलब जी, पढ़ने में लगे कि हाँ ये। और मैं एक्चुअली करता ही हूँ कि कुछ जैसे समानार्थी शब्द इस टाइप से मैं काफ़ी जी, रिसर्च करता हूँ, फिर देखता हूँ जी, कैरेक्टर के साथ, नाम के साथ मेल खा रहा है कि नहीं खा रहा। जी, ऐसा ना जी, हो जी, कि नाम बोलने में भी इतना टाइम लग रहा हो और याद ना रहे। तो ये फिर जी। काफ़ी कुछ सोचना पड़ता है उसके लिए। जी, जी, जी। जी, जी। हाँ, क्योंकि ये कैरेक्टर अगर प्रभावी हों तो वो पाठकों को अपने पास बाँध देते हैं। जैसे एक लेखक हैं जो मतलब हिंदी के क्राइम फ़िक्शन लेखक हैं सुरेंद्र मोहन पाठक, वो भी यही कहते हैं कि अगर उन्हें अखबार में कोई इंटरेस्टिंग नाम दिख जाए, तो वो उसे चुन के अपनी डायरी में लिख लेते हैं कि कभी इसके ऊपर कैरेक्टर बनाया जाएगा। क्योंकि किरदारों के नाम आकर्षक हो तो वो ध्यान में भी रहते हैं। और पाठकों की ज़बान पे चढ़ेंगे तो ज़्यादा उसमें आकर्षण होता है, संबंध मतलब पाठक अपने से जुड़ाव महसूस करते हैं उससे। इससे संबंधित मज़ेदार वाकया ये है कि जैसे जी, मैंने जी। बताया कि अटल पैनुली नाम का एक रियल कैरेक्टर है। जी, तो उससे जी। ये बात होती है तो वो बताता है कि भैया कि मेरे पास आज भी मेल आते हैं कि आपकी अगली किताब कब आएगी? जी, जी। तो हाँ, क्योंकि काफ़ी अटल भी खुद लेखक भी हैं, वो प्रतिलिपि पे तो लिखते हैं। तो ये हाँ, हाँ। तो मैंने भी सुना है कि कन्फ्यूज़न हो जाता है, हाँ, कि हाँ। वो आपके किरदार को वो अटल समझ के उनसे प्रश्न करने लग जाते हैं। हाँ, तो शायद फिर से वो किसी ने डाँटा भी था कि आपने उसे क्यों मार दिया, या कुछ ऐसा भी कुछ हुआ था हाँ, हाँ, जिसमें काफ़ी लोगों किया के मेरे आपने पास था, डाँट अटल को पड़ गई थी। सबसे ज़्यादा शिकायत हाँ, यही मिलती है कि आपने इस कैरेक्टर हाँ। को मार क्यों दिया, ऐसा करके, क्योंकि वो जी, होता जी। है ना कि कैरेक्टर से आपका लगाव हो जाता है जी, शुरू जी, से। जी। और जी, जी। ज़ाहिर-सी बात है हॉरर स्टोरी है तो किसी ना कैरेक्टर को तो वैसा करना पड़ जाता है, ना चाहते जी, हुए भी। जी। तो जी, जी। लोग अटैच्ड हो जाते हैं और वो जी, स्क्रीनशॉट उन्होंने शेयर किया था कि उन्हें जी। ज़बरदस्त डाँट पड़ी कि आपने इसको क्यों जी। मारा इस कैरेक्टर को? मुझे अगले जी, स्टोरी जी। में जी, जी, उन्होंने जी, जी, जी। तो यहाँ पे माधविका जी हैं, वो कह रही हैं कि खबीस तो पहाड़ पहाड़ में बोलते हैं, पर खबीस किसको बोलते हैं फिर? आपको कोई आइडिया है खबीस और ख खबीस के बीच के? जिन का बच्चा, हाँ, जिनके जिनके बच्चे को बच्चों। खबीस बोला जाता है। हुँ, तो हुँ। वो अरबी या उस माइथोलॉजी का है। हाँ जी, हाँ जी। जी, तो जैसे कि माधविका जी, वही जैसे हमने कहानी की शुरुआत में बोला ही था, मतलब जो हमारी सेशन था उसके शुरुआत में बोला ही था, कि हर जो इलाका होता है, चाहे वो धरती के किसी भी कोने में हो, उनके पारलौकिक जीवों को लेके अपने-अपने नाम होते हैं और अपने-अपने उनके किरदार होते हैं। तो ऐसे ही खबेश और खबीस जो है वो 2 अलग चीज़ें हैं। खबीस उत्तराखंड के हैं, हाँ, खबीस जो है वो अरबी में ज़्यादा काफ़ी इस्लामिक जिसको रिलेटेड है। बोलते हैं। जी, तो वो किरदार हैं, वो बस सिमिलर साउंड करते हैं, वो दोनों होते अलग-अलग हैं। हुँ। तो अ, अब क्योंकि अब लगता है हमने भी काफ़ी बात कर ली है, 50 मिनट हो चुके हैं, तो एक बार मैं चाहूँगा कि इस बातचीत को हम अब यहीं पे विराम देते हैं। उससे पहले बता देते हैं कि ये पुस्तक जो है आपकी अमेज़न पे लाइव हो चुकी है, हुँ। और फ्लाइडेंस पब्लिकेशन से आई है, अमेज़न पे लाइव हो चुकी है, तो पाठक अगर चाहें तो अमेज़न से इसे खरीद सकते हैं। दूसरा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अब हम सेशन की समाप्ति से पहले आप पुस्तक से कोई अंश पढ़ के पाठकों को सुनाएँ। कोई रोचक अंश आप पाठकों को सुना सकें तो अच्छा रहेगा। हुँ, हुँ। बिल्कुल। ये जो मेरी हालिया उपन्यास है, जी, अभिशप्त रूपकुंड, जी, और ये रहा इसका बैक कवर। दिख रही होगी काफ़ी मोटी। जी,
इससे कोई अंश निकाल के आपको सुनाता हूँ। जी। कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात थी। रात के गहराने और सुनेपन के साथ और सघन भयावह बनाती बारिश की तेज आवाज दिलों में खौफ पैदा कर रही थी। चोरों की बारिश में पूरा देहरादून शहर मग्न था। बारिश में बिजली का भाग जाना हमेशा से चूहे बिल्ली जैसा खेल रहा है। हहराती बारिश के शोर के अलावा कहीं कोई आवाज नहीं थी। अंधकार में डूबा शहर और अपने घर के साए में दुबके लोग बेहद खामोश थे। हवा के कंपन के साथ अटल का दिल भी झूल रहा था। अंधेरे में चारों ओर निस्तब्धता व्याप्त थी। अटल और निशा एक छतरी पकड़े हुए कनक के साथ पैदल ही किसी मार्ग की तरफ बढ़े जा रहे थे। आओ मेरे पास, बहुत भीग गए हो, कुछ ताप दूं तुमको। यह कहती हुई निशा ने अटल को अपने सीने से सटा लिया। एक ही छतरी के होने के बावजूद अटल लगभग भिगसा गया था। उसे इस हाल में देखकर निशा की हृदय की धड़कनें बढ़ गई थी। मुझको दुबका लो अपने हृदय तल में, अब मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। यह कहते हुए अटल के आंखों से आंसू छलक गए थे, परंतु बारिश की बूंदों की वजह से वह पूर्णतया स्पष्ट नहीं हो पाए थे। अटल थोड़ी देर में अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था। तभी अटल ने किसी के घर के दरवाजे को थपथपाया। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। शायद बारिश की आवाज और बिजली की गिड़गिड़ाहट में वह आवाज दब गई थी। तो ये एक छोटा सा अंश था। जी, तो पाठकों को उम्मीद है ये अंश पसंद आया होगा। तो अब हम भी अपनी जो है सेशन को समाप्त करते हैं, उससे पहले एक आखिरी और मैं सवाल ले लेते हैं। कि जी, जैसे हॉरर स्टोरी से रिलेटेड है, तो मैं बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड की एक लड़की हैं जो मतलब जी, यूट्यूब चैनल चलाती हैं और जिसमें हॉरर स्टोरीज वगैरह अपनी आवाज में देकर जी, वो कहानियां सुनाती हैं। तो मैं जी, चाहूंगा कि आप जितने भी लोग हैं हॉरर स्टोरी पढ़ने के अलावा सुनने के इच्छुक हों, तो उनका जी, चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। उनके जी, चैनल का नाम है एक पल का जीना बाई श्री। तो जी। मैं उस चैनल का लिंक इस कमेंट बॉक्स में दे दूंगा फेसबुक हाँ, के। कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा। लाइक करें क्योंकि वो हॉरर स्टोरी से रिलेटेड है, तो आपको भी पसंद आएगा वो। जी। मनीषा जी पूछती हैं कि आपको हॉरर राइटर बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा तो बताया, जैसे कि घुमक्कड़ी स्वभाव ही मेरे पे हावी रहा जी, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह जी, से अब तक तकरीबन 21 स्टेट तो घूम चुका हूँ इंडिया के। जी, जी, और जी, वो जो पहली घटना आपके साथ हुई थी, वो जी, बताया ही कि किस तरीके से वो जी, जी, घटनाएँ घटी और वो जी, औरत हम लोग के सामने गायब होते के साथ, और वो जो हम जी, भटक गए थे, तकरीबन 1 जी, डेढ़ घंटा तक वो पहाड़ की चोटी पर मतलब भटकते रह गए थे। जी, जी, जी। तो तो वहीं से प्रेरणा मिली। अ, माधविका जी कहती हैं अंश सुनकर कि ये तो रोमांटिक है या हॉरर? तो माधविका जी को ये कहना चाहूँगा कि रोमांस का तो अंश है, आगे हॉरर ही होगा। हाँ, हाँ, हाँ। उम्मीद है। इसके लिए आपको अभिशप्त रूपकुंड पढ़ना पड़ेगा और ये अमेज़न जी, पे मतलब मिल जाएगा आपको। जी, तो आप पढ़िए ज़रूर इसे। जी। तो देव जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। पाठकों को भी ये बातचीत मुझे लगता है पसंद आई होगी। पाठक अपने विचार कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं। आखिर में बस ये बताना चाहूँगा कि ये मैं गुज़ारिश करूँगा कि आप बताइए कि आपकी अभिशप्त रूपकुंड के बाद आपने जैसे बताया, आपका जौन-सा रहस्य उपन्यास आ रहा है और उसके अलावा भी और कुछ पाइपलाइन में है, किसी चीज़ पे आप कार्य कर रहे हैं, हॉरर से पाइप लेकर कुछ? पाइपलाइन की बात करूँ तो पिछले 4 साल से मैं एक लव जी, स्टोरी लिख जी, जी, रहा जी, हूँ। वो पहली ऐसी किताब है जिसको साढ़े 4 साल कंप्लीट हो गए हैं। हालाँकि जी, कहानी 2 साल पहले कंप्लीट कर दी थी, पर जी, वो मेरे एक तरीके से ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो मुझे ना जी, जी, कहीं न कहीं संतुष्टि नहीं मिली। मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ कमी है और उस जी, कमियों को पूरा करते-करते तकरीबन मैंने साढ़े 4 साल लगा दिए हैं। जी, लेकिन मैं वादा तो नहीं करता, पर मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट जी। बुक फेयर तक वो किताब आपके हाथों में आ जाए। जी, तो ये उन पाठकों के लिए भी जो हॉरर से इतर भी पढ़ना चाहते हैं, हुँ, तो ये उनके लिए रोमांस भी और आ रहा है, तो माधविका जी को कहना चाहूँगा कि जो रोमांटिक उपन्यास अलग से आ रहा है, जो अभी का उपन्यास है वो हॉरर है, तो मैं एक आप बार उसका भी इंतज़ार कीजिएगा। फ्लाइट से मेरी जितनी किताबें प्रकाशित हुई हैं, एक बार मैं जी। आपको दिखा देता हूँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये ये मेरी पहली नॉवेल है, जो लिखी थी जी, चुड़ैलों की घाटी। चुड़ैलों की घाटी। हुँ, और उसके बाद आई थी खौफ कदमों की घाटी। ये एंथोलॉजी है, कहानी जी, संग्रह, जिसमें 10 जी, कहानियाँ हैं, जो रियल जी, स्टोरी पर बेस्ड हैं। जी,
और उसके बाद आई थी जी, लौट आया नरपिशाच। जी, और इस कहानी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ये रहस्यमयी सफ़र। रहस्यमय सफ़र। हुँ, जी, उसके बाद ये कब्रिस्तान वाली चुड़ैल जी, और हालिया उपन्यास ये हो गए अभिशप्त रूपकुंड। तो सारे के सारे अभिशप्त। अवेलेबल हैं, आप जी, वहाँ से मतलब सर्च करके ले सकते हो। जी। बाकी आखिर में 2 कमेंट्स 3 कमेंट्स हैं। प्रांजल जी बोल रहे हैं बातचीत खत्म करने से पहले ये पढ़ लेते हैं। बढ़िया बातचीत विकास जी, आपके अगले लाइव की प्रतीक्षा रहेगी। बातचीत आपको अच्छी लगी ये जानकर अच्छा लगा प्रांजल जी। मुझे भी अगले लाइव की प्रतीक्षा ही रहेगी क्योंकि देखते हैं कब होता है ये। खौफ और लौट आया नरपिशाच आर माय फेवरेट देव सर। ये राइडर्स सोनू इंदौरी जी बोल रहे हैं। हुँ, खौफ कदमों के हट लगातार 2 साल तक मतलब बेस्ट सेलिंग नॉवेल भी रही थी। जी, फ्लाई ड्रीम्स में तो बेस्ट सेलिंग आपके रहते ही हैं। हाँ जी। अधिकतर बेस्ट सेलिंग में चले जाते हैं। माधविका जी पूछ रही हैं कि सर आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? तो आप माधविका जी से बोलना चाहें तो बता सकते हैं उन्हें। इसकी घोषणा जल्द ही उस किताब के आने के बाद होगी। जो जी, जी। बताया कि लव स्टोरी आने जो वाली है। रोमांस वाली किताब जो आ रही है। हाँ। ठीक, ठीक। तो अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। उम्मीद है पाठकों को अभिशप्त रूपकुंड उतना ही पसंद आएगा जितने आपके बाकी उपन्यास पसंद आ रहे हैं। और आपके अगले आने वाले उपन्यासों के लिए भी आपको शुभकामनाएँ। उम्मीद है पाठकों को जल्दी मिलेगा। जैसा कि अ, पाठक बोल रहे हैं कि उन्हें इंतज़ार करने में डिफ़िकल्टी होती है, इंतज़ार नहीं होता है उपन्यासों का। तो जल्द से जल्द आपके कम टाइम में उपन्यास आते रहेंगे। हाँ, बिल्कुल। धन्यवाद। अभी विकास नरवाल जी और एक बुक जनरल और अपने दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा और जी, जल्दी नई किताब के साथ हाज़िर होते हैं। जी, जी, धन्यवाद। तो ये थी देव प्रसाद जी के साथ हमारी बातचीत। उम्मीद है आप सब पाठकों को ये बातचीत पसंद आई होगी। आगे भी हम ऐसे सेशंस जारी रखने की कोशिश करेंगे। आप इस लाइव में आए, आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपका अब संडे तो खत्म हो ही चुका है, तो कल से वर्क वीक शुरू हो रहा है, तो आपका आने वाला हफ्ता अच्छा जाए, इसी की हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद।